Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting for another session of Nightfall. आपकी रातों का रक्षक, सवालों का भक्षक वापस आ गया है क्विज मास्टर नाइटफॉल। और आज हम कल की तरह कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ एनडीए के एग्जाम के, ना सिर्फ सीडीएस के एग्जाम के, बट सीएपीएफ के एग्जाम के भी। बिकॉज आप देखोगे कि एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन सर्कुलेट होते रहते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन वीक लग रही है, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज प्रैक्टिस एंड मग अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मग अप कर लो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं और जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, उनका एक रूडिमेंट्री आइडिया ले लो। बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि द सेम थीम्स वुड बी रिपीटेड अगेन। सो नाइटफॉल में हम लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस हैपेंस डेली। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो व्हाट इज द एडवांटेज? एक तो आपको रियल टाइम पता लगता है कि व्हाट इज योर स्टैंडिंग, कहाँ पे आप विजावी अदर कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं उन पे स्टैंड कर रहे हो। दूसरा, आपको पता लग जाता है किस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन दिस वी आर ओनली प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो नाइटफॉल, अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इट इज अ टेस्ट दैट टेस्ट्स यू बिफोर यूपीएससी एक्चुअली टेस्ट यू। And those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay, and let's try to make you worthy of worthy. So first question on your screens now. Let's see how many of you can crack this. Okay, first question on your screens. देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। सवाल है, in which one of the following states is लोकटक लेक situated? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में लोकटक लेक पे सवाल आ चुका है। सो लोकटक लेक कहां पे लोकेटेड है? चार ऑप्शन है। यू हैव टू, जो आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा टेलीग्राम पे अभी, उसमें ABCD चार ऑप्शन होंगे। जो आपको करेक्ट लगता है उसमें आप अपना आंसर बताइए, ठीक है? इज इट सिक्किम, हिमाचल, मणिपुर या मेघालय? सो लोकटक लेक इज वेरी फेमस बिकॉज इट हैज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इंडिया का पहला और इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है, पानी के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो आपको लोकटक लेक पे मिलेगा। क्या नाम है उसका? काइबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। काइबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको फुमदीज मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक डियर भी मिलेगा, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हिरन भी मिलेगा, विच इज कॉल्ड एज ब्रो एंटलर डियर। ओके, सो विच इज द प्लेस? इट इज मणिपुर, ठीक है? ओके, so this is clear. This is an important question, might be asked in the exam. नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। लोकटक नाम कहां से आया? देखो, लोक मतलब होता है स्ट्रीम, नदी कोई, और तक मतलब उसके एंड तक, ठीक है? तुम तक सुना होगा आपने। तो लोकटक 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 मतलब नदी के एंड तक, नदी के एंड तक, नदी के एंड तक। कहां पे लोकेटेड है? मणिपुर में, ठीक है? नेशनल पार्क कौन सा है? काइबुल लामजाओ। और फुमदीज क्या है? वहां जो फ्लोटिंग आपको मटीरियल दिखता है। और यहाँ डियर कौन सा दिखता है? ब्रो एंटलर डियर। तो ये यहाँ की हमने एनवायरमेंट, इकोलॉजी और लेक का कुछ कुछ चीजें देख ली। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको लेक के बारे में पता होनी चाहिए, वर्ल्ड की और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सैलाइन या ओवरऑल लेक, और इंडिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और सैलाइन लेक पता होनी चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन है, एफकैट में ऐसे सवाल आपको काफी बार दिख जाते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी का क्वेश्चन। रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट सोन एरिया इज कॉल्ड एज। तो ग्रॉस सोन एरिया टू द नेट सोन एरिया इज कॉल्ड, ये इंडियन ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो उस किताब में आपको वर्बैटिम ये लाइन मिल जाएगी। बट लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू क्रैक दिस वन। नेट सोन, ग्रॉस सोन एरिया एंड नेट सोन एरिया के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है? ओके, सो यस, यू कैन आंसर इट इन पोल्स। बिल्कुल। सो इट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है? आपके पास देखो, एरिया तो लिमिटेड है, फसल जितने में आपको लगानी है वो एरिया इतना ही है, ठीक है? एरिया तो इतना ही है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज नेट सोन एरिया। मतलब एरिया आपके पास इतना ही है, ठीक है? बट अब आप क्या करते हो? आप कोई ऐसी फसल लगाते हो जो साल में 2 बार उग सकती है। मतलब आपने पहले 6 महीने लगाया, लेट से वीट, इसी एरिया में, ठीक है? आपने वीट लगाया, फिर क्या हुआ? आपने फसल काट दी 6 महीने बाद,
फिर 6 महीने बाद आपने इसी सेम जगह पे दूसरी क्रॉप लगाई, लेट्स से राइस, फिर आपने लगाया राइस इसी एरिया में, तो नेट सोन एरिया तो यही रहा जो ओरिजिनल एरिया था, बट ग्रॉस सोन एरिया कितना हो गया? पहली बार आपने एक्स यूनिट लगाया, एक्स यूनिट पे लगाया था, दूसरी बार भी आपने एक्स यूनिट पे लगाया, तो ग्रॉस सोन एरिया कितना हो गया? 2x। बट नेट सोन एरिया कितना था? ओरिजिनल एरिया वो तो फिजिकली एरिया x ही था, सो ग्रॉस सोन एरिया 2x हो गया, नेट सोन एरिया x हो गया। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ गई? क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई 2। इसका मतलब क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी एसेंशियली क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी एसेंशियली ये बताता है कि एक साल के अंदर आप कितनी क्रॉप्स उगाते हो उस लैंड, पीस ऑफ लैंड के ऊपर। अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक से ज्यादा है, इफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज मोर देन 1, इट इंप्लाइज कि उस खेत में आप एक से ज्यादा फसल एक साल में उठा रहे हो। ठीक है, ओके, सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्लियर हो गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी फंडा क्लियर है, सो दैट्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्योंकि हम एग्रीकल्चर का एरिया इंक्रीज नहीं कर सकते, सो द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, विद इन अ ईयर मल्टीपल क्रॉप्स एक फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड से उठाई जाए। इसको लेकर सरकार काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है। अब ये टफ क्वेश्चन है, आई वुड से दिस, टेक इट दिस वन एज अ टफ क्वेश्चन बिकॉज it asks you to know a lot of the southern peninsular rivers and that too in the correct order, but let's see कितने बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है। which one of the following is the correct sequence of occurrences of rivers from Chennai to Kolkata when traveled by road? So Kolkata is somewhere here and Chennai is excuse me and Chennai is somewhere down south। ठीक है, सो आपको बताना है जब आप रोड से जा रहे हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, सो कौन सी रिवर्स आप एनकाउंटर करोगे और किस सीक्वेंस में करोगे। तो अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स से यू आर गोइंग लाइक दिस, सो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ रोड्स, रिवर्स जो आप एनकाउंटर करोगे, सबसे पहली कौन सी करोगे, देन कौन सी करोगे, देन कौन सी करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो टेक योर टाइम। ओके, देखो अब हो सकता है आप लोगों को सारी ना पता हो, बट स्टिल ट्राई टू थिंक अबाउट दिस कि कैसे एनकाउंटर करेंगे। सो यू हैव टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता। ठीक है, सो यू हैव टू गो लाइक दिस। अब देखो सबसे आपको कुछ भी नहीं पता, बट ये पता है सबको कि गोदावरी ऊपर है, कृष्णा नीचे है। गोदावरी इज अबव, कृष्णा इज बिलो, और हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, तो कृष्णा गोदावरी से पहले आनी चाहिए। तो कृष्णा गोदावरी से पहले इसमें, कृष्णा गोदावरी से पहले इससे, इसमें, और इसमें नहीं है। सो एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं इतनी नॉलेज से कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा अब और सोचते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा है तो महानदी आपने कहां पढ़ा होगा? ओडिशा में पढ़ा होगा कि महानदी रिवर ओडिशा में फ्लो करती है। सो महानदी वुड बी बिफोर गोदावरी। महानदी सॉरी, इसमें बाद में आएगी क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, तो गोदावरी के बाद ही महानदी आएगी। तीनों ऑप्शन में ही है, सो वी कैन नॉट डू मच अबाउट दिस। सुवर्ण रेखा रिवर आपने कहां पढ़ी होगी? झारखंड में। अगर वो आपको याद करो, स्वर्ण रेखा नाम से ये इंस्पायर्ड हुआ था, सुवर्ण रेखा वाला आइडिया। सो वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी, सुवर्ण रेखा रिवर इन झारखंड। वहां क्यों फेमस है ये सुवर्ण रेखा रिवर? इट इज फेमस फॉर मल्टीपल रीजन। एक की गोल्ड कैरिंग वेसल्स की जो प्लूम्स है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो सुवर्ण रेखा वुड बी एट झारखंड। ठीक है, सो सुवर्ण रेखा वुड बी एट झारखंड। तो झारखंड कहां पे आ जाएगा? झारखंड वुड बी फर्दर नॉर्थ। सो सुवर्ण रेखा एंड में आने वाला, तो ये तो सब में क्लियर हो गया। गोदावरी, महानदी, सुवर्ण रेखा, ये तो ऑर्डर सही है। अब हमने देखा था कृष्णा शुड बी बिफोर गोदावरी, सो कृष्णा शुड बी बिफोर गोदावरी, एंड कावेरी रिवर तो एकदम साउथ में फ्लो करती है। कावेरी इज एकदम साउथ की रिवर जो है। ठीक है, सो दैट्स कावेरी इज एक्सट्रीम साउथ। तो बचा क्या? ये तो ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज कावेरी इज एक्सट्रीम साउथ। ये अब ये दोनों बचे। अब ये पेन्नूरू रिवर जो है, दिस इज आंध्रा, सो पेन्नूरू वुड बी एनकाउंटर्ड हियर। ये आंध्रा के पास पेन्नार रिवर या पेन्नूरू रिवर, सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है? गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, इनका माउथ कहां पे है, कहां से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिन इनका कहां पे है, माउथ कहां पे, एंड कहां पे होती है। ओके, कावेरी रिवर जो है ब्रह्मागिरी हिल्स से कहां से ओरिजिनेट होती है, इनके ओरिजिन, इनका पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, और विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ। ये भी मुझे कमेंट करके तीनों आंसर बताना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्केनो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो अगर आपने तिरंगा की क्लासेस किया है, यू नो द आंसर टू दिस वन। ठीक है,
देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर टू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन अटेम्प्ट दिस इन द राइट वे. सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वोल्केनोज इज नॉट करेक्ट. तो कई बच्चे नॉट के ट्रैप में फंस जाएंगे. तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ठीक है, पहला दिया हुआ है स्ट्रेटोवोल्केनोज प्रोड्यूस लावा flows that initially follow valleys but are highly resistant to erosion. The surrounding areas can remain highlands, lava ridges or mists. Hawaiian shield volcanoes are eroded by streams that form deeply carved valleys with steeply sloping heads. System of streams on a dissected volcano cone is not a radial drainage pattern. देखो, देखने में कॉम्प्लिकेटेड टफ लग सकता है, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग. उस क्लास में जब हमने बात की थी तो हमने हवाईयन शील्ड वोल्केनो के बारे में क्या बोला था कि वो बहुत ही जेंटल होते हैं, वो बहुत डोम टाइप होते हैं और शील्ड टाइप होते हैं. तो क्या उसमें आपको स्टीपली स्लोपिंग हेड्स मिलेंगे? आंसर इज नो, वी वुडंट फाइंड स्टीपली स्लोपिंग हेड्स. तो हो सकता है आपको बाकी चीजें नहीं पता थी, बट वी न्यू कि यार हवाई में आपको स्टीपली स्लोपिंग हेड्स नहीं मिलेंगे. सो दिस इज रॉन्ग. आपसे पूछा था कौन सा इज नॉट करेक्ट, सो सी इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ओके, ठीक है. या देयर इज सम एरर इन दिस शुड बी सी. ठीक है, एरर वाला पार्ट था, तो सी इज द वन हैविंग एरर. नेक्स्ट इज विथ रिगार्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर को लेके कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? प्रोजेक्ट टाइगर को लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? टेल मी इन द आंसर्स. दामिनी, उतना डिफिकल्ट आएगा नहीं वो, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन में आपको समझा नहीं रहा, बिकॉज अगेन इट वुड बी अबव द नीड. और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इस समय एग्जाम के लिए मैं नहीं चाहता आप अननेसेसरी प्रेशर में हो, इसलिए मैं वो उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. जस्ट बाय एलिमिनेशन यू कुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दैट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. प्रोजेक्ट टाइगर पे सवाल आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 1973. ऑब्जेक्टिव था कि प्रिजर्व द हैबिटेट एंड टाइगर्स इन देयर नेचुरल हेरिटेज. प्रोजेक्ट एम्फसाइज टू इंश्योर वायबल पॉपुलेशन. देयर आर नो टाइगर रिजर्व्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. तो ये भी अगर आपको कुछ भी नहीं पता था ना, बाय डार्क आर्ट यू कुड हैव बीन एबल टू सॉल्व इट. देयर आर नो टाइगर रिजर्व्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. अब मान लो एग्जामिनर ने पेपर सेट किया था अक्टूबर में, लेट सपोज, ठीक है, और एग्जाम है दिसंबर में. तो वो क्या ऐसा स्टेटमेंट देगा कि अक्टूबर में पेपर सेट किया और दिसंबर में? अगर ये स्टेटमेंट सही होता और मान लो अक्टूबर तक ये बात सही थी, बट नवंबर के अंदर गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि एक नया टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट में बना दो, तो इसका एग्जामिनर का क्वेश्चन तो गलत हो जाता. सो ही वुड नेवर गिव सच अ ऑप्शन विच इज करेक्ट एंड विच कैन बिकम रॉन्ग इन द ड्यूरेशन जब तक में पेपर प्रिंट होना हो. ठीक है, सो देयर आर नो टाइगर रिजर्व्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज this is the easiest way by which an examiner can create wrong options. याद करो वो एक्सट्रीम वर्ड्स वाला जो हमने करा था, all, any, none. so एक तो होगी, इनफैक्ट यू वुड हैव हर्ड ऑफ वन, डंपा टाइगर रिजर्व. मुझे कमेंट करके बताना है डंपा टाइगर रिजर्व कहां पे है. अब ये देखो, एक और चीज यहां सीखो. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट्स इन नेचुरल हेरिटेज. अब ऐसा तो नहीं होगा ना, दिस इज अ वेरी वाइड ओपन पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो इस तरीके के स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट. ठीक है, वायबल पॉपुलेशन, दिस इज करेक्ट. इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया 1973. यस, 72 के वाइल्ड लाइफ उसके बाद दिस वाज स्टार्टेड. ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर. अब इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं. प्रोजेक्ट टाइगर के बाद देयर इज दिस प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड वी हैव अनदर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इस समय जो चल रहा है. सो दिस इज द प्रोजेक्ट टाइगर. अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहां स्टैब्लिश की गई थी? फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, वेयर वाज इट स्टैब्लिश्ड? दूसरा, ये जो डंपा है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? नामडाफा, यू ऑल नो नामडाफा फ्लाइंग स्क्विरल, आपने एक एनिमल सुना होगा. सो वहीं पे लोकेटेड है नामडाफा टाइगर रिजर्व, नामडाफा नेशनल पार्क के पास. एंड नामडाफा नेशनल पार्क जो है वो भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है. सो नामडाफा जो नेशनल पार्क है, दैट वाज आस्क्ड आई गेस बैक इन 16-17 के आसपास, इट वाज वंस आस्क्ड. सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि नामडाफा कहां पे है. तो नॉट जस्ट प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बट वेरियस टाइगर रिजर्व जो है
more than 50 tiger reserves. उनमें जो लोकेशन है they are important. You just skim through the atlas and try to know कि कौन सी टाइगर रिजर्व कहाँ है, स्पेशली जो नए फॉर्म हुए हैं, ठीक है. सो 51, 52 ये जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व फॉर्म हुए हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर सवाल. आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी कितने बच्चे दे पाते हैं. बिल्कुल, नामदाफा वाज इन अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने कमेंट्स में. अब अगला बताओ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है. यानी वहां पे ना सिर्फ जानवरों को, ना सिर्फ पौधों को, बट वहां जो वे ऑफ लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना भी बायोस्फीयर रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है. बिकॉज वहां ना सिर्फ हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट उस एरिया के जो इंडिजिनियस लोग हैं उनकी भी लाइफस्टाइल को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, द वे दे आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होता है. तो बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमंस को भी कंजर्व करने का आइडिया होता है. दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ठीक है. इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व. यस, इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व. नॉकरेक, इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व. ग्रेट निकोबार, इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व. सो ग्रेट हिमालयन इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व. इसमें आपसे कोई ऐसी स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. ठीक है. इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स के दो क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज द यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बायोस्फीयर रिजर्व. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करती है, उन्हीं में से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को जो यूनेस्को है वो भी अपने लेवल पे उनको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज कर देता है. सो आपको एटलीस्ट यूनेस्को वाली तो पता होनी चाहिए, दोज विच हैव गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम द यूनेस्को. ठीक है. सो इंडिया की फर्स्ट सबसे पहले जो बायोस्फीयर रिजर्व आइडेंटिफाई की गई थी, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट वाज आइडेंटिफाइड वाज द नीलगिरीज का जो बायोस्फीयर रिजर्व है. नीलगिरी का, यहाँ जहां वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं वहां पे जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में आइडेंटिफाई की गई. इवेंचुअली विद टाइम इंडिया में जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व थी वो भी ग्रेजुअली बढ़ती गई एंड ऑल अदर थिंग्स हैपेंड. ठीक है. ओके, सो नीलगिरी वुड बी एट तमिलनाडु, केरला और ये कर्नाटका का जो ट्राई जंक्शन है वहां पे यू वुड फाइंड नीलगिरी. उसके अलावा फिर और कौन सी है जो यूनेस्को मानता है, अगस्त्य मलाई. अगस्त्य मलाई वुड बी इन दिस एरिया बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु के पास. गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु के कोस्ट पे होगा. देन शेषाचलम हिल्स वाली जो आपको आंध्रा के पास मिलेंगी. देन ग्रेट निकोबार जो आपको निकोबार आइलैंड्स में मिलेगी. ओडिशा में आपको मिलेगी सिमलीपाल, सुंदर. बंगाल में जाएंगे तो आपको सुंदरबन दिखेगी. अचानक अमरकंटक आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वाले एरिया में मिलेगी. मध्य प्रदेश में आपको काफी सारी मिलेंगी. पंचामड़ी मिलेगी, पन्ना मिलेगी, अचानक अमरकंटक मिलेगी. फिर वो अचानक अमरकंटक एक्चुअली दोनों में है, थोड़ा सा एमपी में है कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में. देन कच्छ की बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगी. फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ आ जाओगे तो लद्दाख के पास से आपको कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल वाले एरिया में कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया मिलेगा. देन नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में मिलेगी, वैली ऑफ फ्लावर्स के आसपास. फिर कंचनजंगा आपको सिक्किम में मिलेगी. मानस असम में मिलेगी. डिब्रू साइखोवा असम में मिलेगी. नौकरेक आपको मेघालय के आसपास मिलेगी. देन दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी. सो दीज आर द बायोस्फीयर रिजर्व. जस्ट हैव अ लुक एट द वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सी कहां पे है. ग्रेट हिमालय नाम से कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है. ठीक है. नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो कहां पे, कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में. ठीक है. सो इट्स नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडियन रेलवे. तो इंडियन ज्योग्राफी का सवाल आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का भी क्वेश्चन है. अगर एनवायरमेंट कम पड़ा हुआ है तो एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस तो जरूर करके जाना. ठीक है. अच्छा, ये सौरभ बता रहे हैं कि ये जो देखो यही सौरभ ने एक और चीज प्रूव कर दी. सौरभ कह रहे हैं कल जो यूके पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें सेम ये क्वेश्चन आया था कि नीलगिरी वाला. तो अभी जो मैंने आपको नीलगिरी बताया कि जहां वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं, दिस क्वेश्चन वाज यस्टरडे, कल ही पूछा गया था इन यूके पीसीएस. सो दिस इज द आइडिया यार कि आप ये जो सीरीज करोगे ये प्रीवियस ईयर आर द क्वालिटी क्वेश्चन, ये कोई रैंडम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं है. दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द वाइज हेड्स एट यूपीएससी
और इनको अगर आप कर लोगे तो आपके काफी सारे और भी एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम डिफेंस प्रिपेयर हो जाएंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम। बिकॉज सो सौरभ ने अभी बोला, सो आई होप सौरभ आप उसको सही करके आए होगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे इंडियन रेलवेज को लेकर, देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। अगेन फैक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर इफ यू जस्ट कीप एन ओपन हेड एंड थिंक लॉजिकली यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, ओके अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तब आप इसके सही जवाब तक पहुंच जाओगे। नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट थिंक लॉजिकली एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, देखो ये जो भी स्टेटमेंट है अगेन डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट एट प्रेजेंट इंडिया हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ये तो गलत है ना, हम सबको पता है इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है। आप न्यूज में रोज सुनते हो कि चाइना का रेलवे जितना आगे पहुंच चुका है इंडिया से। सो दिस इज रॉन्ग। और आपसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट। तो इवन विदाउट रीडिंग दिस स्टेटमेंट you could have still marked the correct answer that no, India it does not have the largest railways. इंडिया की जो लार्जेस्ट वर्कफोर्स है वो रेलवेज में एम्प्लॉयड थी गवर्नमेंट सेक्टर की, बट इट वाज नेवर द वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूएसए का है और फिर देन चाइना का। इंडिया इज नॉट एट द टॉप। ठीक है, सो मतलब बाकी स्टेटमेंट सही है। वेरी लो डेंसिटी ऑफ रेलवे लाइन हिमालयन रीजन, ये हम एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज काफी वहां रेलवे ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में डेंस है, बिल्कुल डेंस है। और रेल नेटवर्क्स हैव डेवलप्ड थ्रू द कोंकण कोस्ट। यस, कोंकण कोस्ट में आपको कोंकण रेलवे इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवेज, गोवा महाराष्ट्र वाला रीजन। नेक्स्ट इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को लेकर स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया उनमें से कौन सी सही है। So let's see how many of you can give the correct answer. Mediterranean climate agriculture को लेके is highly specialized commercial agriculture. It is intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation. Primitive subsistence है या viticulture is speciality of the Mediterranean region. तो याद करो, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हुई है तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है क्लाइमेट्स को। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर इज एसेंशियली ग्रेप्स। ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन होता है, ग्रेप्स से जो फिर वाइन बनाई जाती है, दैट्स योर विटिकल्चर। ठीक है, सो ग्रेप्स से जो वाइन बनाई जाएगी दैट इज विटिकल्चर। तो ग्रेप्स के लिए क्या मेडिटेरेनियन रीजन फेमस है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फेमस है। वर्ल्ड की जितनी भी अच्छी वाइन्स होती हैं, जो पॉपुलर वाइन्स होती हैं, दे आर मेड फ्रॉम ग्रेप्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं फोर्थ कौन से में है। तो ओनली इन 2 ऑप्शंस 4 इज देयर, तो 1 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर हाईली स्पेशलाइज्ड, यस, कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब देखो, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है, तो वो सबसिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता, प्रिमिटिव तो हो ही नहीं सकता। अगर पहले ही स्पेशलाइज्ड कमर्शियल है तो वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। प्रिमिटिव मतलब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज ना कर रहा हो। तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। सो 3 वुड बी रॉन्ग बाय दिस लॉजिक सिंस 1 इज करेक्ट, सो वी वुड बी रिमेनिंग विद सी। तो सिर्फ एक ऑप्शन की मदद से भी वी वुड हैव बीन एबल टू रीच द करेक्ट आंसर। ठीक है, द आइडिया इज कि आप ऑप्शंस को कैसे एनालाइज करते हो। सबसे पहले आपने पकड़ा कि दिस इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, तो फोर्थ करेक्ट 2 ही ऑप्शन में, तो सी डी में से आंसर होना है। दोनों में 1 कॉमन है, मतलब 1 तो सही है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड, और मुझे नहीं पता था हाईली स्पेशलाइज्ड है, बट ऑप्शन हमें बता रहे हैं कि ये सही है। तो दिस इज सही। अब तीसरा क्या बचता है? तीसरा इट इज प्रिमिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर जा रहे हैं, एक दूसरे को ही कैंसिल कर रहे हैं। तो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, और हमें पता है 1 तो सही है, तो दैट मींस 3 इज रॉन्ग एंड वी वुड बी एबल टू रीच दिस। सो इवन इफ यू डिड नॉट नो in detail about this, just by using logic and seeing the options you would have been able to get the correct answer, and this skill is very very important for your exam. ये स्किल बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, बिकॉज अगर आप इस स्किल को ऑप्टिमली यूज करोगे देन यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़े। सो बेसिकली जो मेडिटेरेनियन रीजन है ये 2-3 चीजों के लिए फेमस है। फर्स्ट, इट इज फेमस फॉर विंटर रेनफॉल। तो एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि कौन से रीजन में विंटर रेनफॉल होती है, so this would be the Mediterranean region. दूसरा, it is famous for the cultivation of citrus fruits, oranges हो गए, all these things इनके लिए काफी ज्यादा फेमस है। एंड देन थर्ड वी हैड सीन कि विटिकल्चर के लिए दिस इज अ फेमस रीजन। विंटर सोलिस्टाइज को लेके करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये तो आपने यार तिरंगा की क्लास करी है और फिर भी गलत करते हो, दैट मीन्स कि वो क्लास करवाने का कोई फायदा नहीं। अगर ये भी अभी कोई गलत करता है देन इट मीन्स कि तिरंगा की क्लासेस का कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, सो देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं।
विंटर सॉलिस्टाइज को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और बाय डिफॉल्ट विंटर सॉलिस्टाइज जब हम बात करेंगे वो किसकी बात कर रहे होंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। मैंने आपको बताया था अगर हेमिस्फीयर ना मेंशन हो सो वी विल अज्यूम कि कौन से हेमिस्फीयर की बात हो रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ओके, सो विंटर सॉलिस्टाइज का मतलब क्या? हमने पढ़ा था कि सन का मूवमेंट होता है विच वॉज कॉल्ड एज द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। हमने देखा था कि सन मूव्स लाइक दिस, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कुछ इस तरीके से होता है। एकदम जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एकदम गर्मी पड़ रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एपरेंटली सन होता है, फिर देयर इज अ टाइम, और इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टाइज, व्हेन द लेंथ ऑफ समर वुड बी द लॉन्गेस्ट, दिन बहुत लंबा होगा, रात बहुत छोटी होगी, दैट वुड बी समर सॉलिस्टाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उस समय सन की एपरेंट पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगी। देन देयर इज दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। इस पॉइंट पे सूरज इक्वेटर के करीब आप मान सकते हैं, एंड जहां पे दिन और रात बराबर होंगी। देन वुड बी विंटर सॉलिस्टाइज। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बहुत लंबी होगी और दिन बहुत छोटा होगा। एंड देन अगेन वी वुड हैव इक्विनॉक्स। इनमें से एक इक्विनॉक्स को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, दूसरे को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। सो आपसे पूछा है विंटर सॉलिस्टाइज। विंटर सॉलिस्टाइज कब होती है? यहाँ पे होती है। तो विंटर सॉलिस्टाइज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, रातें बहुत लंबी होती है। सो नॉर्दर्न पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर डार्कनेस, यस, बिकॉज हमने देखा था ये इस तरीके से अगर अर्थ का इंक्लिनेशन है तो विंटर सॉलिस्टाइज की तरफ टाइम पे क्या होगा? जो सूरज है सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वुड बी अवे, इसलिए जो नॉर्थ पोल का एरिया वो 24 घंटे डार्कनेस में रहेगा। सो दिस इज करेक्ट। इट अकर्स ऑन जून 21, नहीं, जून 21 पे तो यू वुड हैव समर सॉलिस्टाइज। योगा डे इसीलिए जून 21 को बनाया जाता है, ठीक है। साउथ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर डार्कनेस, नहीं, इट एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द winter solstice in northern hemisphere. The sun is at एपीहिलियन, नो, एपीहिलियन, पेरिहिलियन और solstice का कोई लेना देना नहीं है। पेरिहिलियन is when the sun is closest to the earth and एपीहिलियन is when the sun is farthest from the earth. So this is not related to solstice. एपीहिलियन और पेरिहिलियन की डेट पता होनी चाहिए, जुलाई में कौन सा होता है, जनवरी में कौन सा होता है, ठीक है। कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर, इतना क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। अगर इतने में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। अगर इतने में कोई डाउट नहीं है देन आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट, दैट नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो क्लाइमेटोलॉजी एंड जो वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेशन है उस पर सवाल। लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस। फटाफट आंसर दो दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं बट ओनली अ फ्यू ऑफ यू आर अटेम्प्टिंग। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे देन ओनली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। Tropical evergreen rainforest biome provides optimum environmental conditions for the growth of plants and animals. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की क्या खासियत होती है कि वहां एक तो 24 घंटे बारिश होती है, सुबह गर्मी होगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसकी वजह से पानी उबलेगा और शाम को बारिश होती रहेगी। तो एवरी डे देयर इज रेनफॉल, ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच रहती है। और उसके अलावा ये कहाँ मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसमें। इट हैज हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। हैवी रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है, यस दिस इज करेक्ट। अभी अभी देखा हमने, रोज शाम को बारिश होगी और दिन भर सूरज उबलता रहेगा। मेगा थर्मल बायोम है, यस मेगा थर्मल बायोम है, बिल्कुल। मेगा थर्मल बायोम मतलब हाई टेम्परेचर पे रहता है और बायोडाइवर्सिटी रिच रहती है, ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में, यस इक्वेटर के आसपास के एरिया में इट एग्जिस्ट।
मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ दिस biome has taken in central and southern California, northwestern coast. No, maximum development of this has taken in the central part of Africa, केनिया, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हुआ है. इसके अलावा इंडोनेशिया के रीजन में कुछ कुछ हुआ है. ठीक है, सो इक्वेटर के आसपास का जितना एरिया है, कैलिफोर्निया इज मच नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. ठीक है, सो कैलिफोर्निया वाले एरिया में नहीं डेवलप हुआ है. सो दिस इज रॉन्ग. तो डी इज द रॉन्ग ऑप्शन हियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट है सुनामी को लेके सवाल. सो अगेन इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर. सुनामी क्या होता है? अगर ये अंडर वाटर अर्थक्वेक आ जाता है, अंडर सी कोई अर्थक्वेक आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, सी वेव्स राइज करती हैं एंड देन दे मेक एन इंपैक्ट ऑन द लैंड, दैट्स कॉल्ड एज सुनामी. तो सुनामी वेव्स अर्थक्वेक अगर 7.5 रिक्टर से ज्यादा आ जाए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट होगा? ठीक है, सुनामी को लेके कौन सा स्टेटमेंट है? इट ऑफन जनरेट स्ट्रॉन्ग वेव, पैसिफिक कोस्ट मोस्ट वनरेबल है. सुनामी वेव्स हाई एनर्जी टाइडल वेव्स, सेस्मिक सी वेव्स. सुनामी इज अ लैटिन वर्ड. तो देखो यहीं से गलत हो गया है. लैटिन होता तो ये किस एरिया में ज्यादा डोमिनेट होती? यूरोप की तरफ ज्यादा आती, अमेरिका में ज्यादा आती. बट हम जानते हैं सुनामी यूरोप अमेरिका में नहीं आती. सुनामी कहाँ आती है? जापान, इंडिया, एशिया वाले रीजन में ज्यादा आती है. तो लैटिन ओरिजिन होने का शब्द के कम चांसेस है. कैसा ओरिजिन हो सकता है इसका? एशियन ओरिजिन हो सकता है. इनफैक्ट सुनामी जो है वो जापानीज वर्ड ही है. ठीक है, सो डी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट आंसर. अगेन दिस कुड हैव बीन लॉजिकली वर्कड आउट. अगर आपको पता भी नहीं था कि सुनामी कौन सी लैंग्वेज का है, स्टिल कहां पे आती है वहीं से उसका नाम डिराइव हुआ होगा. अब इंडिया में तो आप ऐसे लड़के कम देखते हो ना कि उनका नाम माइकल हो. हाँ, वो बात और है कि वो लड़के छपरी टाइप जो बाल ब्राउन करके और हरे करके फिर घूमते हैं, वाले सीन छोड़ दें. बट इंडिया में आपको राम, श्याम, राधे, मोहन ऐसे नाम मिलेंगे. माइकल, जीसस ऐसे नाम कम देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो जैसा देश वैसा भेष. तो इट इज अनलाइकली टू बी लैटिन. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाउड बर्स्ट को लेके सवाल. क्लाउड बर्स्ट को लेके सवाल. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस करेक्ट. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं. क्लाउड बर्स्ट. सो क्लाउड बर्स्ट वेरी कॉमन इन द हिली एरियाज. आप सुनते हैं बादल फट गया, दैट इज एसेंशियली क्लाउड बर्स्ट. तो उसको लेके स्टेटमेंट है. आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए एंड यू हैव टू टेल मी कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होने वाले हैं. ठीक है, ओके. So it is defined as sudden, localized, very heavy downpour with cloud, thunder and lightning. So this seems correct. इसमें ऐसा होता है. क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि बादल फटने में एसेंशियली क्या है, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वेरी लेस टाइम के अंदर काफी हैवी डाउनपोर, काफी सारा पानी गिर जाता है. तो ऐसा नहीं होता है सही में कुछ चीज फटती है. इट इज नॉट लाइक दैट कि गुब्बारा फट गया और पानी गिरा. बहुत ही कम टाइम के अंदर बादल से बहुत ज्यादा पानी गिर जाए, दैट्स एसेंशियली क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना. ठीक है, और ये बहुत ही लोकलाइज्ड होता है. तो हो सकता है इस जगह पे बादल फटा हो और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एकदम बारिश की बूंद भी ना गिरी हो. सो इट इज अ लोकलाइज्ड इवेंट. इट इज सडन, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. दिन, रात, शाम, सुबह कभी भी हो सकता है. ठीक है, ओके. एंड लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी कड़कती है. इट मोस्टली अकर्स इन हिली एरियाज. यस, इट मोस्टली अकर्स इन हिली एरियाज. रीजन इज कि हिली एरियाज में जो होता है, धीरे धीरे आपका जो क्लाउड है वो ऑल्टीट्यूड गेन करता है. ऑल्टीट्यूड गेन करता है तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम होता है. टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है. और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो बारिश के फॉर्म में बह जाता है. सो इट अकर्स मोस्टली इन द हिली एरियाज. दिस इज करेक्ट. ठीक है, इट रिजल्ट्स इनटू वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन कपल ऑफ आवर्स. दिस इज करेक्ट. अब ये नंबर गलत भी हो सकता है, बट सिंस हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल की बात की, देन वी आर गोइंग विद दिस ऑप्शन. ठीक है, इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. तो अगेन वो हमने डार्क आर्ट में सीखा था, लाल किताब का है ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. अगर कल को मानो कुछ ऐसा हो गया और रात को बादल फट गया तो ये तो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा. वो तो इतने दिन सो ही नहीं पाएगा जब तक पेपर ना हो जाए कि कहीं दुनिया के किसी एक कोने में, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, कल को बादल फट गया तो फिर एग्जामिनर का ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक तो एग्जामिनर सो ही नहीं पाएगा. तो वो इस चिंता से मुक्त होने के लिए ऐसा ऑप्शन यूजुअली गलत बनाएगा. इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. दिस इज रॉन्ग. तो 4th रॉन्ग हो गया, बाकी 3 सही हो गए. सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? एक और है क्लाउड बर्स्ट. चलो वो जब आगे आएगी वो चीज तब समझाऊंगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज एरिडोसॉल. तो एरिडोसॉल क्या है? तो हमने सॉइल के आपको टाइप्स पढ़े होंगे आपने.
एंटी सॉल्स, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स आपने पढ़ी होंगी। सो एरिडोस एरिडी सॉइल जो है उसको लेके आपने बताना है, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। उल्टी सॉइल, एल्टी सॉइल, दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल्स जो हम पढ़ते हैं। सो यू हैव टू टेल मी कि ये वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल्स क्या होती हैं, टेक्सचर होते हैं एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। बिकॉज इस पे भी जो टाइप्स ऑफ सॉइल का क्वेश्चन है ना, इस पे भी काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो, एक तो सॉइल का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं, फिर कुछ में एकदम बारीक से पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा एक आपने सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, वो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन। देन ये एक सॉल वाला क्लासिफिकेशन होता है। सो ऑल दीज क्लासिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट, बट अगर आप पिछले कुछ सालों के स्पेशली डिफेंस के पेपर्स देखोगे ना, यू वुड फाइंड के सॉल वाले क्लासिफिकेशंस पे काफी ज्यादा पूछा गया है। सिमिलरली अगर आप क्लाइमेटोलॉजी में देखोगे तो एक चीज होती है कॉपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, उस पे भी एग्जाम्स में पीछे कुछ सालों में काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सो देखें, एंडी सॉल कौन सा होता है, ये एंडीज माउंटेन रेंज आपने सुना है। एंडी, सबसे एंडी सॉल में एक करके बता देता हूं आपको। एंडी सॉल, एंडी सॉल कौन से होते हैं आपको पता है। एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कहां पे लोकेटेड है वो, साउथ अमेरिका में, चिली के पास। तो ये एंडीज से निकल के वर्ड आया एंडी, एंडी सॉल। तो एंडी सॉल कैसी सॉइल होती है, वो सॉइल जो वोल्केनिक इन ओरिजिन है। तो जो ब्लैक सॉइल इंडिया में आपको दिखेगी, उसको यू कैन कंसिडर टू बी एन एग्जांपल ऑफ दिस एंडी सॉल ओनली, ठीक है। सो एंडी सॉल देख ली पहली। ओके, नेक्स्ट इज एरिड सॉल। अब एरिड भी नाम से क्लियर है, कोई चीज एरिड है, एरिड मतलब कि ड्राई है, उसमें मॉइस्चर की कमी है, ठीक है। सो एरिड क्लाइमेट, डेजर्टिक क्लाइमेट्स में जो चीज एग्जिस्ट करेगी, दैट वुड बी द एरिड सॉल्स, ठीक है, नाम से क्लियर है। ऐसी एल्फी सॉल, एल्फी सॉल कैसी सॉइल होगी, एल्फी, एल्फी सॉइल होगी जो डेसिडुअस एरियाज में आपको मिलेगी। एल्प से आप समझ सकते हो एल्फी सॉल, जो आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पे होंगे ना, डेसिडुअस कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो साल के एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते झड़ाते हैं, तो वहां पे एल्फी सॉल मिलेंगे। एंटी सॉल कौन सी होती है, जो एकदम ही न्यू बिगिनिंग वाली सॉइल होती है, जो ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती, उसमें हॉराइजन डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ होता, दैट्स कॉल्ड एज एंटी सॉल, जो एकदम बिगिनिंग वाली स्टेज में होती है, ठीक है। ओके, सो दैट्स देयर। तो एरिड सॉल की हम बात कर रहे थे, तो उसको लेके कुछ स्टेटमेंट है, is not correct. Lack of water for plant during most part, high organic matter, large accumulation of carbonates at depth, absence of deep wide cracks. तो अब एरिड एरिया को सोचो, एरिड एरिया मतलब क्या, डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है। सो डेजर्ट एरिया में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, लैक ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोनेट्स एट डेप्थ, यस ये होगा, क्यों, क्योंकि जो भी मॉइस्चर होगा वो बहुत ही कम होगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स जो होगा, तो कार्बोनेट्स डेप्थ में इसमें मिल जाएंगे, बिकॉज मॉइस्चर नहीं है जो डिसॉल्व करके उस मिनरल्स को ले जा सके। एब्सेंस ऑफ डीप वाइड क्रैक्स, यस, ऐसे कोई बहुत ही डीप वाइड क्रैक आपको नहीं मिलेगा। डीप वाइड क्रैक वहां मिलता है जहां मॉइस्चर सॉइल में ज्यादा हो और उसकी वजह से इरोजन और क्रैक्स डेवलप हो, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाई ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा, जब वहां मॉइस्चर ही नहीं है तो ऑर्गेनिक मैटर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो हाई ऑर्गेनिक मैटर वुड बी रॉन्ग। हाई ऑर्गेनिक मैटर आपको वहां मिलेगा जहां पे लोमी सॉइल है, सॉइल में काफी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, जिसकी वजह से सामान सड़ रहा है वहां पे, और उस सड़ने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जेट स्ट्रीम को लेके। सो क्वेश्चन रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस वन करेक्ट। ओके, ओके, सो लेट्स सी कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। एंटी सॉल बताया बेटा, एंटी सॉल इज की जहां होराइजन डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। ऐसे काफी सारी सॉइल्स हैं, ग्रासलैंड की जो सॉइल होते हैं उसे मॉली सॉल बोलोगे, तो ऐसे काफी सारी सॉइल्स के टाइप हैं, जस्ट गूगल करना है एक बार, बस उसमें सॉइल के जो टाइप्स हैं वो किससे रिलेटेड है नाम से वो देख लेना, अगर आपको इसमें ज्यादा इश्यू है। बट जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, मॉली सॉल बता दी आपको, एंटी सॉल बता दी, एल्फी सॉल बना दी। उल्टी सॉल होती है जहां बहुत ही ज्यादा उल्टी कर दी किसी ने, सब इरोड हो गया, तो दैट्स उल्टी सॉल, ठीक है, तो वो भी एक होती है। एंडी सॉल हम देख चुके हैं।
उल्टी जो एक्सट्रीमली वेदर्ड होगी दैट वुड बी द उल्टी सॉइल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेट स्ट्रीम्स को लेके. जेट स्ट्रीम एंड अपर लेवल ट्रोपोस्फेरिक वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम. ठीक है, सो बताओ कौन सा स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. और हाँ, एक और चीज यार, कि अगर आप लोग चाहेंगे तो वी माइट प्लान अ मैराथन सेशन जिसमें हम लंबी क्लास लेके काफी सारे एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करें. छोटे सेशंस हम इसलिए करते हैं बिकॉज आप लोग फिर यूट्यूब पे पूरी वीडियो नहीं देखते, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग शॉर्ट सेशंस. बट अगर आप चाहते हैं एग्जाम से पहले कोई लॉन्ग लंबी लेंथ के सेशन हो, देन वी वुड ट्राई टू डू दैट. बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अभी वाले सेशंस को शेयर करेंगे. ठीक है, सो जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, हमने देखा था कल की क्लास में, यहाँ ऊपर कुछ सेल्स बने थे, हेडली सेल, फेरल सेल, और यहाँ पे विंड नीचे आ रही थी. तो क्या होता है, इन अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन्स में जहां जहां पे सेल्स बने थे, यहाँ पे कुछ विंड्स फ्लो करती है एट अ वेरी हाई स्पीड, और एक नैरो चैनल जैसे पाइप होता है, पाइप उस टाइप के पाइप की तरह एक एयर का एक कुछ चेम्बर सा बन जाता है, और उस चेम्बर के अंदर एयर बहुत ही स्विफ्ट, बहुत ही तेज तीव्र गति से मूव करती है, और इस तीव्र गति से मूव करती हुई विंड को क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम. तो कुछ परमानेंट जेट स्ट्रीम्स भी है हमारी, जैसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब पोलार जेट स्ट्रीम, ऐसी जो यहाँ पे एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज एयर सर्कुलेशन सेल्स बन रही. कुछ टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं, जैसे आप इंडिया में जब मानसून आता है एट दैट टाइम सोमालिया जेट स्ट्रीम एक्टिव होती है, जो इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट मानसून को पुश करती है एंड ऑल दैट. ठीक है, सो आपको नॉट करेक्ट बताना. इट इज अ नैरो बैंड ऑफ हाई वेलोसिटी विंड, दिस इज करेक्ट. इट फॉलोज द वेव पाथ नियर द ट्रोपोपॉज एट, यस, ट्रोपोपॉज के पास, यानी जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही है, वहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज करेक्ट. जेट स्ट्रीम्स आर टिपिकली कंटीन्यूअस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यस, जैसे एक पाइप आप समझो अर्थ के चारों ओर है और इसके अंदर विंड मूव कर रही है. दिस इज करेक्ट. इन समर द पोलर जेट स्ट्रीम अचीव्स इट्स मैक्सिमम फोर्स, नो, पोलर जेट स्ट्रीम अपनी मैक्सिमम फोर्स विंटर में एज्यूम करती है. सो रॉन्ग पूछा गया था आपसे, तो कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, इनमें से जो डी है, दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 15th क्वेश्चन ऑफ द डे. देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं. ठीक है, यस, डार्क आर्ट से हो सकते हैं क्रेस्टा. काफी सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन हम डार्क आर्ट से सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. इफ यू गाइज आर रिवाइजिंग डार्क आर्ट प्रॉपरली and if you are applying it across the various questions, then you would be in a good position to solve maximum questions. ठीक है, let's see how many of you can give the correct answer to this. Gulf Stream is a poleward flowing current in the Atlantic Ocean. Which one of the following statement with regard to this is not correct? आपका बताना है incorrect. तो एग्जाम में हमेशा ये ध्यान रखना कि करेक्ट इनकरेक्ट का ट्रैप तो नहीं फंसा हुआ है, बिकॉज फिर काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. तो ओशियन करंट से हर साल क्वेश्चन आएगा, तो जिसने ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ा, कम से कम ओशियन करंट तो पढ़ के चले जाओ, 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे. ठीक है, गल्फ स्ट्रीम पोलवर्ड मूवमेंट है अटलांटिक ओशियन में, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया. इट इज सिमिलर टू द कुरोशियो करंट. तो हमने ओके की बात की थी, ओएशियो करंट जापान के पास ऊपर से कोल्ड आता है, कुरोशियो नीचे से वार्म करंट जाता है. ठीक है, इन द नॉर्थ पैसिफिक रीजन. सो दिस इज करेक्ट. It transports warm tropical water towards the polar region. This is correct. This current is a major factor in the weather along the east coast of USA. ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए जो है, वहां पे ये क्लाइमेट को कैसे मॉडिफाई करता है, इसकी बात कर रहा है. दैट हाउ इट वुड बी इंपैक्टिंग द क्लाइमेट. ठीक है, ओके, ठीक है. सो क्लाइमेट को कैसे मॉडिफाई करेगा, याद करो हमने देखा था गर्म करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, वहां की क्लाइमेट वार्म हो जाएगी. क्लाइमेट वार्म हो जाएगी तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से वहां पे रेनफॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो मेजर फैक्टर इन वेदर अलोंग द ईस्ट कोस्ट. यस, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए की क्लाइमेट अफेक्ट करने में गल्फ स्ट्रीम का काफी बड़ा हाथ है, वहां पे रेनफॉल के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, वार्म करंट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन्स द कोरल रीफ्स ऑफ द वेस्ट पैसिफिक कोस्ट. देखो, वेस्ट पैसिफिक कोस्ट को कैसे वो सस्टेन कर सकता है, पहले तो वहां पे कोरल रीफ्स का मिलना ही मुश्किल है वेस्ट पैसिफिक कोस्ट पे, और दूसरा कोरल रीफ्स वहां एग्जिस्ट करेंगे जहां पे जो टेम्परेचर हो वो ल्यूक वार्म हो, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो. सो वार्म करंट की वजह से उसका सस्टेन होना इज डिफिकल्ट. सो डी इज द नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो डी इज रॉन्ग.
और आपसे पूछा था रॉन्ग ही, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बेटा एग्जाम से पहले ही कट ऑफ बता दिया, सो डोंट फॉल फॉर ऑल दोस ट्रैप्स, इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। एग्जाम से पहले कट ऑफ बनाना इज जस्ट लाइक बच्चे के पैदा होने से पहले उसका जेंडर बता देना। ठीक है, तो वो इलीगल भी है और इमोरल भी है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस, कि एग्जाम से पहले कट ऑफ बता के बच्चों से क्लिकबेट के लिए यूज करना, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट एनीबडी कैन डू। डोंट गो फॉर दोज वीडियोस, नोबडी नोज द कट ऑफ। इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी किसी को कट ऑफ पता नहीं होती जब तक यूपीएससी फाइनल रिजल्ट ना दे दे। मैराथन को लेके मैं बात कर रहा हूँ यार, मैराथन लाने का मेरा कोशिश रहेगी, बट वो तभी है अगर आप लोग एडिक्वेट नंबर में क्लास को सपोर्ट करेंगे। एडिक्वेट नंबर में आप लोग क्लास में आएंगे एंड पार्टिसिपेट करेंगे, तो रियल टाइम में मॉक करके एंड अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस हो, उसको हम यूट्यूब पे लाइव करने की कोशिश करेंगे एज अ मैराथन सीरीज। बट वो तभी पॉसिबल होगा इफ यू गाइज गिव अस सपोर्ट एंड योर लव एंड अफेक्शन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यस, करंट अफेयर्स के लिए भी हम मैराथन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, okay, so that's all from my side. I hope you enjoyed today's session. If you enjoyed it, please spread the word, spread the message. All our initiatives are for free. You get quality guidance at absolutely no cost, so spread the word. Thank you, have a nice day.